आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए UCG नेट JRF के फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट यूनिट यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वह नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से आपने अगर 400-500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार कर लिए तो आप बताइए, जब आपका एग्ज़ाम होगा नेट JRF का, तो एग्ज़ाम में कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव प्रश्न? उन्हीं वीडियो से ही पूछे जाएंगे। अगर आपको नेट JRF क्वालिफाई करना है तो आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, जैसे नोट्स या PDF किसी भी सब्जेक्ट की, तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों को अपना नंबर दे देंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आज की जो यूनिट है, यूनिट 4 कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, यह 2 पार्ट में वीडियो होगा। इसके लगभग 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। इसके बाद हम इसका कल अगला पार्ट अपलोड करेंगे। आप लोगों को यह 2 वीडियो देखना है। अगर आपने यह देख लिए तो आपके 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। जब संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन इच्छानुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय है, यानी कि पहला प्रश्न बोल रहा है जब संप्रेषण इच्छा के अनुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय है। ये ऑप्शन, प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करना चाहता है। बी, प्रभावी संप्रेषण सूचना के आधार पर कार्य की एक प्रक्रिया है। सी, बॉडी संप्रेषण से हमें संचार की भावनाओं का पता चलता है। डी, कोई नहीं। इसका जो पहला ऑप्शन है, प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करना चाहता है, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? यानी कि जो कम्युनिकेशन है किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में किया जाता है? ये ऑप्शन है विचार, बी अवधारणाएं, सी अर्थ, डी शब्द। संप्रेषण अर्थों के साथ अर्थपूर्ण अर्थ निकलना चाहिए संप्रेषण का। आप अगर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो तो उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरा, निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण का एक संदर्भ कहा जाता है? यानी कि कम्युनिकेशन का संदर्भ कहा जाता है। संदर्भ को आसान और सरल भाषा में हम आपको समझाते हैं। संदर्भ है क्या? मान के चलिए दोस्तों, आपके 2 दोस्त हैं, कोई लड़की है, उसके 2 दोस्त हैं, एक तो राम और दूसरा सुदामा। दोनों अच्छे दोस्त हैं लड़की के। जब नेट JRF का रिजल्ट आता है तो राम लड़की को फ़ोन करता है। राम थोड़ा शरारती है
मजाक करता रहता है लड़की से और फ़ोन से कहता है तुम्हारा रिजल्ट आ गया, देख लो जल्दी। तो लड़की कह देती हाँ 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 ठीक है, और बात को निकाल देती है, यानी कि टाल देती है। और कुछ समय बाद सुदामा फ़ोन करता है उस लड़की को। सुदामा कहता है तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, थोड़ा चेक कर लीजिए क्या है। तो लड़की कहती है मैं अभी देखती हूँ। लड़की को सुदामा की बात पर पूरी तरह विश्वास है, लेकिन राम की बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वह शरारती है। सुदामा कभी कभी फ़ोन लगाता है और जो भी कहता है उस लड़की से बिल्कुल सही कहता है। इसे कहते हैं हम संदर्भ। आप किस संदर्भ में सामने वाले को अपनी बात कहते हो। इसलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला, संदेश ग्रहण के साथ हस्तक्षेप। बी, प्रभावी संप्रेषण। सी, संदेश की मौखिक और गैर मौखिक प्रतिपुष्टि। डी, बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। दोस्तों, जो हमने आपको बताया है संदर्भ का तात्पर्य, इसका चौथा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। आपको बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा और अब आपको कभी भूलेगा भी नहीं। इस प्रकार आप समझिए। इसके बाद चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा बर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है। यह मॉडल है, कम से कम 6-7 मॉडल है, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। जो बी ऑप्शन है SMCR, इसे हम बर्लो मॉडल के नाम से जानते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद पांचवा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने कहा है व्यक्ति केवल संप्रेषण के माध्यम से ही एक दूसरे को स्वयं जानते हैं। इसका ए ऑप्शन है जॉर्ज हार्वर्ड मीड। बी, महात्मा गांधी। सी, मार्टिन लूथर किंग। डी, कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। जॉर्ज हार्वर्ड मीड ने कहा है लोग संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही है। छठवां, निम्नलिखित में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है। यानी कि प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है। पहला, ए, शिक्षा के स्तर पर। बी, यह एक स्वाभाविक प्रतिभा होती है जिसे सीखा नहीं जा सकता। सी, प्रौद्योगिकी के उपयोग पर। डी, लर्निंग क्षमता पर। लर्निंग क्षमता पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद सातवां, यदि यह मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा। अगर यह मान लिया जाए ना तो संप्रेषण का अंत है ना ही आरंभ है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, हमसे इसका ऑप्शन भी निकल गया है, प्रक्रिया। इसे प्रक्रिया ही कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन ही सही है। इसके बाद आठवां, निम्नलिखित में से संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन से हैं। यानी कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से आवश्यक घटक होते हैं। सबसे पहले होता है, आप जैसे किसी को मोबाइल से मैसेज भेजते हो तो वह एक स्रोत है
उसके बाद आप क्या करते हो, मैसेज भेजते हो, मैसेज यानी कि संदेश। फिर वह संदेश उसके पास पहुंचता है, यानी कि वह हस्तक्षेप करता है। किसके माध्यम से जाता है, चैनल के माध्यम से जाता है। फिर वह प्राप्त करता है, फिर उसके बाद वह प्रतिक्रिया या संदर्भ देता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है। ए ऑप्शन क्षमा योग्य, बी विस्मरणीय, सी प्रतिवर्ती, डी अपरिवर्तनीय। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 10वां, क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है। दोस्तों, संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक मार्गी और दूसरा द्विमार्गी। क्योंकि संप्रेषण में कम्युनिकेशन यानी कि संचार में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऐसा संप्रेषण तभी प्रभावशाली माना जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 11, एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है। ए ऑप्शन अच्छे संप्रेषण कौशल का उपयोग करने पर, बी ग्रहण शक्ति के परिमाप को वापस दोहराकर, सी प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना, डी संदेश को केवल पारस्परिक संप्रेषण में प्रेषित करना। इसका जो डी ऑप्शन है, प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना। आपको हमने कोई संदेश भेजा है, आपने प्राप्त कर लिया और उस संदेश की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो यह प्रभावी नहीं समझा जाएगा। प्रभावी तभी समझा जाएगा जब आप कोई प्रतिक्रिया देते हो, यानी कि प्रतिपुष्टि देते हो, फीडबैक। इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 12वां, निम्न में से कौन सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसका ए ऑप्शन है संप्रेषण में शरीर क्रियात्मक शोर को खत्म करना। ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी जहां गलत समझ जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ना तो बी होगा। सी जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके। सी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 13, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक सिंबल रूप में परिवर्तित किए जाने की क्रिया कहलाती है। यानी कि कोई संप्रेषण है, ऐसी लैंग्वेज में भेजा गया है सामने वाले व्यक्ति को कि वह समझ पाने में असमर्थ है। इस प्रकार की लैंग्वेज को क्या कहते हैं, एनकोडिंग यानी कि कूट लेखन कहा जाता है। इसलिए बी ऑप्शन सही है। 14, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति है स्वयं को वर्णित करता है तो उसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है, स्व अवधारणा कहा जाता है। ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि ऐसा कौन सा संप्रेषण है जो दो व्यक्तियों के बीच भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसे हम द्वि-व्यक्ति संवाद कहते हैं। आपको पढ़ने से स्पष्ट हो गया होगा कौन सा सही है। दो व्यक्ति यानी कि द्वि-व्यक्ति संवाद,
डी ऑप्शन सही है। 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है, यानी कि प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है, मूल तत्व है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। आपका फीडबैक कैसा मिला है तभी संप्रेषण प्रभावी माना जाएगा। बिना फीडबैक के संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन संचार प्रभावी नहीं माना जाता, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 17, जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता स्पष्टता से उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति सरलता से स्पष्ट तरीके से उन्मुक्त भाव पूर्वक करते हैं उन्हें के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। स्वीकारात्मक यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन, विचार व्यक्त करने या सूचना संप्रेषण के लिए अमौखिक माध्यम का उपयोग होता है। बी, अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। सी, अधिकतर सूचना स्वतः ही स्पष्ट होती है। डी, ज़्यादातर जानकारी अप्रासंगिक होती है। अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अधिकतर जो जानकारी है मौखिक रूप से कही जाती है ना कि लिखित रूप में, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। इसका डी ऑप्शन है, अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है, बिल्कुल सही है डी। 20, निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेश वाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है। संदेश वाहक यानी कि संदेश को भेजने वाला सेंडर। इसका ए ऑप्शन है, प्रचुर मात्रा में जानकारी, बहुत ज़्यादा आंकड़े। सी, संक्षिप्त प्रमाप। डी, तथ्यों का दोहराव। यह तीनों नहीं है। प्रचुर मात्रा में जानकारी भेजता है सेंडर, यानी कि आपको कोई संदेश भेजना है सामने वाले व्यक्ति को, अगर आप बहुत बड़ा लिख दोगे कम से कम 500-600 शब्दों में तो सामने वाला सीन तो कर लेगा लेकिन उसको अच्छे से नहीं पढ़ेगा। आप बहुत ही कम शब्दों में लिखते हो, यानी कि प्रचुर मात्रा में सामने वाले को कोई संदेश भेजते हो, तो वह उस संदेश को पढ़ेगा भी और आपका प्रतिपुष्टि यानी कि रिप्लाई भी देगा, जिसे हम फीडबैक कहते हैं। इसलिए ये ऑप्शन होगा इसका। 21, निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं, यानी कि सबसे पहले प्रभावी संप्रेषण होने के लिए विचार करेंगे अगर आप होंगे तो। उसके उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 22, व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का उपयोग किया जाता है। इसका जो डी ऑप्शन है, दृष्टि और ध्वनि चैनल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 23, निम्नलिखित में से एनकोडिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है। एनकोडिंग ये ऑप्शन है, प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहित करने के लिए। बी, शोर समाप्त करने के लिए। सी, संदेश उत्पत्ति करने हेतु। डी,
संदेश की व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए। एनकोडिंग यानी कि कोई विशिष्ट लैंग्वेज में सामने वाले को संदेश प्रेषित करना, यानी कि संदेश की उत्पत्ति करने हेतु एनकोडिंग का उपयोग किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 24 किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावी कब माना जाएगा? ए ऑप्शन, यह धीरे धीरे और स्पष्ट रूप में वितरित हो। अगर कोई संदेश धीरे धीरे जा रहा है तो वह प्रभावी नहीं माना जाएगा। ए बिल्कुल गलत है। बी, यह एक शांत स्थिति में हो। अगर बिल्कुल शांत है तो भी प्रभावी नहीं होगा। सी, यह पूरी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। पूरी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है तो भी प्रभावी नहीं माना जाएगा। डी, जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, तब ऐसे संप्रेषण को हम प्रभावी संप्रेषण मानते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। 25 निम्नलिखित में से कौन से 3 घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग है? ए, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। संदेश भेजता है मानव, शोर भी करता है और प्रतिक्रिया भी देता है। रिकॉर्डिंग तो ऑनलाइन होती है और शब्द जाल भी नहीं है, आलोचना भी नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। 26 शब्द होते हैं। शब्द कैसे होते हैं? चिन्ह के तौर पर, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 27 निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकन्स के बारे में सही है? इसका जो डी ऑप्शन है, चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक। डी ऑप्शन सही है। 28 संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ है। आप सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करना चाहते हो, विचारों को कूट में अनुवादित करना है। ए ऑप्शन सही होगा इसका। 29 व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क आइस कांटेक्ट करते हैं जब वे, ये ऑप्शन है, ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। बी, संप्रेषण में रुचि नहीं रखते। जब कोई व्यक्ति है आपको ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह आपकी आंखों में देखता है। आप देख लेना, आपके साथ भी ऐसा होता है। ना कि संप्रेषण में रुचि नहीं रखते। बी ऑप्शन गलत है। सी, बोल रहे होते हैं। सी गलत है। डी, व्याख्या कर रहे होते, बिल्कुल गलत, इसलिए ए ऑप्शन सही है। ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं सामने वाले को आई कांटेक्ट कहते हैं, जिसे आंखों में आंखें मिलाकर देखना, इसी को कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 30 निम्नलिखित में से कौन सा कथन फीडबैक के संदर्भ में सत्य है? ए ऑप्शन, ऐसी स्थिति है जब प्रेषक यानी कि सेंडर और रिसीवर जानकारी का विनिमय यानी कि आदान प्रदान करते हैं। बी, संप्रेषण रिमूव मौखिक रूप तक ही सीमित होता है। सी, संप्रेषण रिमूव लिखित रूप तक ही सीमित होता है। डी, कोई नहीं। जब कोई सेंडर है और प्राप्तकर्ता जानकारी का आदान प्रदान करता है, इसी को ही तो हम फीडबैक कहते हैं। आप किसी को संदेश भेज रहे हो, वहाँ से वह आपके संदेश का रिप्लाई यानी कि फीडबैक दे रहा है, आदान प्रदान कर रहा है दोनों के मध्य, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 31 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है,
वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्र गति। बी, संदेश में अत्यधिक जानकारी होना। सी, मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग। डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों ऑप्शन होंगे, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 32, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का फीडबैक निकटतम संबंध है? ए ऑप्शन है बुद्धिशीलता। बी, खोज संबंधी सहायक। सी, साइबर नेटिक्स। डी, कोई नहीं। इसका जो फीडबैक है निकटतम संबंधी होता है साइबर नेटिक्स, यानी कि सी ऑप्शन होगा। इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि यह ऑप्शन मुझे भी समझ में नहीं आया है। आपको अगर समझ में आया है, अगर आप जानते हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके बाद 33, निम्नलिखित में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जाता है? यानी कि श्रोता जो सुनता है, फीडबैक कहा जाता है। ए ऑप्शन संदेश की मौखिक आलोचना। बी, संदेश की स्वीकृति। सी, संदेश की मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया। डी, संदेश में विरुचि। इसका जो सी ऑप्शन है संदेश की मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया, सी ऑप्शन सही होगा। 34, जब हम अपने मन में विवरण को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है? ये ऑप्शन है अपने मन में नए विचारों को उत्पन्न करना। बी, जटिल सूचना को संसाधित और उसको वर्गीकृत करना। सी, सूचना को कठिन और सरल अवयवों में विभाजित करना। डी, सरल सूचना को संसाधित और वर्गीकृत करना। इसका बी ऑप्शन सही होगा, जटिल सूचना को संसाधित और उसको वर्गीकृत करना। 35, समाचार पत्र के संदर्भ में संप्रेषण में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक का अर्थ कहा जा सकता है? ए, लेखक आर्टिकल्स। बी, संपादकीय एडिटर। सी, एडिटर संपादक को पत्र। डी, समाचार। यानी कि समाचार पत्र के संदर्भ में फीडबैक का अर्थ है संपादक को पत्र, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही सही है। 36, कम्युनिकेशन के संकेत वाचन डी कोड का अर्थ है। इसका ए ऑप्शन है संदेश का मूल्यांकन। बी, विचारों का कूटों में अनुवाद करना। संदेश की आस्वीकृति। डी, संदेश की व्याख्या। डी ऑप्शन सही है। 37, संदेश जो कि एक संकेत है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? ए, एक प्रेषक के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है। अब हम आपको उद्दीपन बता दें क्या है। मानकर चलिए आपने किसी लड़की को देखा तो आपके मन में कुछ भाव उत्पन्न होने लगते हैं उस लड़की को देखकर, तो वह आपके लिए उद्दीपन है। और आप क्या हो? आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आप आलंबन हो। यह कहलाता है आलंबन और उद्दीपन। जिसे देखने से भाव उत्पन्न होते हैं मन में, वह उद्दीपन, और जिसके मन में होते हैं वह आलंबन। इसके बाद बी, एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में। इसका बी ऑप्शन सही है, प्राप्तकर्ता के रूप में, उद्दीपन के रूप में उद्दीप्त होते हैं जिसे प्राप्त होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 38, एक शब्द की
वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या होती है? एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा होती है सूचक अर्थ, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 39, एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ होता है, यानी कि सब्जेक्टिव अर्थ होता है। ए ऑप्शन सूचक अर्थ, बी अप्रत्यक्ष, सी विलोम, डी गुणबोध। व्यक्तिपरक की यहाँ पर बात हो रही है, व्यक्तियों के गुण के बारे में, इसलिए गुणबोध का अर्थ होगा व्यक्तिपरक का अर्थ, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 40, निम्नलिखित में से कौन फीडबैक को स्पष्ट करता है? ए ऑप्शन केवल गैरमौखिक संप्रेषण फीडबैक को स्पष्ट करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। बी पर्यावरण शोर, बी ऑप्शन भी नहीं है। सी प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया, डी केवल मौखिक संप्रेषण। आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर। आप लोगों के लिए छोड़ दिया हमने 40 नंबर का, आपको कमेंट करना है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी है। हमारी तैयारी तो लगभग ठीक है, और अभी 1 महीना है एग्ज़ाम के लिए, और मजबूत कर लेंगे हम तैयारी, जिससे जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए। इसलिए आप लोगों की भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन। इसके बाद 41, एक प्रभावी संप्रेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? मानकर चलिए कोई प्रभावी इफेक्टिव संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन है, उसमें आवश्यकता नहीं होती है। ए ऑप्शन भाषण पैटर्न को बदलने की, बी उचित संकेतों की, सी सामग्री में दक्षता की, डी आकर्षक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति आकर्षक आ जाता है तो और प्रभावी बना देता है संप्रेषण को, लेकिन इसमें नहीं शब्द आया है, इसको पकड़ना है आपको, इसलिए डी ऑप्शन होगा इसका। 42, निम्नलिखित में से किस शब्द को उसके संदेशों की व्याख्या के लिए क्रोनेमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है? जो समय है उसे ही संबोधित किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। 43, संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्त करता, यानी कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया में प्राप्त करता होता है। ए ऑप्शन एक चैनल, बी संदेश का कूट वचन करता है, सी वह व्यक्ति जो एक विचार का कूट लेखन करता है, डी संदेश हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी है। इसका बी ऑप्शन ही सही है। संदेश को प्राप्त करता विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज में डिकोडिंग करता है, उसका अनुवाद करता है, कूट वाचन करता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 44, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनल का एक उदाहरण है? ए ऑप्शन शोर, बी संदर्भ, सी प्रत्यक्ष वार्तालाप, डी प्रतिपुष्टि। इसका जो प्रत्यक्ष वार्तालाप है सी ऑप्शन सही होगा। 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उसकी व्याख्या के बारे में सही है? इसका ए ऑप्शन है यह सदैव नकारात्मक होती है, बी यह सदैव सकारात्मक, सी यह मूल्यों धारणाओं और पूर्व अनुभवों से संबंधित होती है। सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 46, श्रवण यानी कि श्रवण, ए ऑप्शन एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, बी यह एक
बाध्यकारी है। सी, एक स्वाभाविक होती है। डी, एक सहज ढंग से घटने वाली शारीरिक प्रक्रिया है। श्रवण है जो एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 47, निम्न में से किसको हम श्रवण का प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं? ए ऑप्शन है मौखिक या गैर मौखिक। बी, यह मानव स्मृति पर निर्भर करता है। सी, यह मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। सी ऑप्शन सही है इसका। 48, निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माना जाता है? यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन स्किल कौन सी है? एक्टिव लिसनिंग, यानी कि सक्रिय होना। इस प्रश्न को आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा अगर आपने थ्योरी पढ़ी है। ए ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन तो गलत है, इसलिए ए ऑप्शन ही सही होगा, सक्रिय लिसनिंग। 49, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय एक्टिव श्रोता द्वारा प्रयोग की जाती है? यानी कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो एक एक्टिव श्रोता द्वारा प्रयोग की जाती है? ये ऑप्शन, वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना। बी, चिंता अभिव्यक्त करना। बिल्कुल बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, चिंता अभिव्यक्त नहीं की जाती है। सी, वक्ता के अर्थ की व्याख्या करना। बिल्कुल नहीं, अगर कोई बोल रहा है तो आप उसकी व्याख्या करोगे वहीं पर? बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन, वार्तालाप के माध्यम से अपनी राय प्रकट करना। बिल्कुल नहीं, इसका ए ऑप्शन सही है, वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना, ना कि उसकी अर्थ की व्याख्या करना। ये ऑप्शन सही है। आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर कोई अन्य ऑप्शन है तो। 50, निम्नलिखित में से किसको हम प्रभावी श्रवण में शामिल कर सकते हैं? ये ऑप्शन है असहमति की स्थितियों का निस्पंदन। बी ऑप्शन है विस्तृत विश्लेषण। सी, संदेश का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निकालना। डी, संदेश की प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक ऑफ मैसेज प्रभावी संप्रेषण के लिए सही होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 51, संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? यानी कि कम्युनिकेशन के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को हम काइनेसिक्स कहते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चेहरे की गतिविधियां जो भावात्मक अर्थ को संप्रेषित करती हैं के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? ए, प्रदर्शन। बी, प्रतीक। सी, चक्षु संपर्क। डी, उपरोक्त कोई नहीं। प्रदर्शन, भावनाओं द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं चेहरे की गतिविधियों को, ना कि आंखों द्वारा, ना कि प्रतीक करके, केवल प्रदर्शन द्वारा ही हम अपनी भावनाओं को बता सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 53, निम्नलिखित में से संप्रेषण के किस वर्गीकरण में स्पर्श को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? ए, व्यापार संप्रेषण। बी, पारस्परिक संप्रेषण। सी, व्यक्तिगत संप्रेषण। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है पारस्परिक संप्रेषण। 54, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है? ए ऑप्शन भाषा पर पूर्ण नियंत्रण, बी उपरोक्त शब्दावली आकर्षक व्यक्ति सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है प्रभावी संप्रेषण के लिए, इसलिए सी ऑप्शन सही है। यह दोबारा यहाँ पर रिपीट हो चुका है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद 55 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए ऑप्शन संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। सत्य कथन छांटना है इन चारों में से। बी संप्रेषक में सहनशीलता होनी चाहिए। सी संप्रेषक मृदुभाषी होना चाहिए। डी संप्रेषक का अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। आप बताइए। उसे सही बोध होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, इसलिए इस हिसाब से सबसे सही और सटीक ये ऑप्शन होगा। 56 निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिव लिसनिंग का भाग है? एक्टिव यानी कि सक्रिय। ए ऑप्शन चक्षु संपर्क, बी सिर हिलाना, सी स्पष्टीकरण मांगना, डी उपरोक्त सभी। यानी कि एक्टिव लिसनिंग के भाग है आई कांटेक्ट होना, सिर हिलाना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सिर हिला देते हो और स्पष्टीकरण मांगते हो। यह तीनों हैं एक सक्रिय लिसनिंग के गुण भाग, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 57 मूल्यांकन श्रवण सफल होता है जब ए ऑप्शन संदेश में निहित उद्दीपनों के बीच के भेदों को समझते हैं, बी निष्कर्ष निकालते हैं, सी संदेश में कहे गए तथ्यों का गंभीर रूप से सटीकता से आकलन करते हैं। सफल उपरोक्त में से कोई नहीं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका कौन सा सही है। आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप लोग जरूर कमेंट करें। एक प्रभावी संदेश वाहक वह है जो, यानी कि संदेश वाहक जो संदेश को भेजता है उसे कहते हैं हम संदेश वाहक। अब बताइए आप प्रभावी संदेश वाहक है इन चारों में से। ए ऑप्शन एक हास्यपूर्ण वक्ता, उसे हंसी आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बी अभिनय संबंधी प्रतिभा से पूर्ण हो, सी संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है, डी मातृभाषा में संप्रेषण करता है और संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है, वह कहलाता है प्रभावी संदेश वाहक। सी ऑप्शन सही होगा। 59 निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण का संदेश प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव होना चाहिए, इसके बारे में विचार करें। इसका डी ऑप्शन होगा। 60 संप्रेषण प्रभावी तभी होता है जब संदेश लक्षित दर्शकों को संज्ञान में लेकर नियत किया गया हो। इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 61 निम्नलिखित में से उस व्यक्ति को सफल संप्रेषण करने वाला नहीं मान सकते हैं। ए जो सटीक और स्पष्ट ढंग से सामग्री को प्रस्तुत करे उसे हम सफल मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सफल नहीं मानेंगे। बी ऑप्शन जो संदेश नियत करते हुए श्रोता को ध्यान में रखे, ये भी सफल है, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द आया है, इस बात का आप ध्यान रखिए। सी जो केवल आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना जानता हो। डी
जो कभी कभी संदेश ग्राह्यता से अनौपचारिक हो जाता और सामंजस्य स्थापित कर लेता है। बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं पर ध्यान देना है, इसलिए सी ऑप्शन होगा, जो केवल आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना जानता है और सफल संप्रेषण की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए सी ऑप्शन है इसका। 62 संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है जिसके द्वारा लिसनिंग में सुधार किया जा सकता है? कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है जिसके द्वारा लिसनिंग में हम सुधार कर सकते हैं? ए ऑप्शन, संदेश पर पूरी तरह से ध्यान देना। बी, संप्रेषित सामग्री को उपन्यास रोचक बनाना। सी, स्वर को प्रभावशाली बनाना। यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। 63 संप्रेषण की प्रक्रिया को किसके माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? यानी कि कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है उसे किसके माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? ए ऑप्शन, अपनेपन की भावना। बी, विकल्प चुनने के लिए वांछित सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने से। सी, मीटिंग की जानकारी और दबाव को टालने से। यह तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी होगा कि नहीं होगा, कमेंट करें। इसके बाद 64 निम्नलिखित में से सक्रिय श्रवण यानी कि एक्टिव लिसनिंग के प्रभाव को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायता कर सकते हैं? इसका डी ऑप्शन है, संदेश प्रेषक के साथ समानुभूति का विकास। डी ऑप्शन सही है। 65 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? ए ऑप्शन, माध्यम ही संदेश है। बी, दुनिया एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है। सी, सूचना एक शक्ति है। डी, दूर संवेदन प्रौद्योगिकी है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 66 आधुनिकतावाद संबंधित है, यानी कि आधुनिकतावाद किससे संबंधित है? ए ऑप्शन, समाचार पत्र से। बी, पत्रिकाओं से या मैगजीन से। सी, रेडियो से। डी, टेलीविज़न से। आधुनिकतावाद टेलीविज़न से संबंध रखती है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 67 संप्रेषण में भाषा है। ए ऑप्शन, अमौखिक हो सकती है भाषा। अमौखिक भाषा तो हो नहीं सकती। बी, मौखिक। सी, प्रतीकात्मक यानी कि चिन्हों द्वारा, प्रतीक चिन्हों द्वारा। डी, चित्रात्मक यानी कि चित्र के माध्यम से संप्रेषण होता है। नहीं, मौखिक होता है संप्रेषण, मौखिक कोडिंग द्वारा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 68 संप्रेषण की अंत संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है? नेटवर्क मीडिया। इसका ए ऑप्शन सही है। 69 निष्ठ्यंक या फिल्टर संदेश में निहित अर्थ को प्रभावित करते हैं। यह संप्रेषण किस भाग में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है संप्रेषण माध्यम। बी, वक्ता और श्रोता दोनों के मन में। सी, श्रोता के मन में। डी, वक्ता के मन में। नहीं दोस्तों, इसका जो फिल्टर संदेश यानी कि बिल्कुल साफ सुथरे संदेश, वक्ता यानी कि जो भाषण दे रहा है और श्रोता जो भाषण सुन रहा है, दोनों के मन में होते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है।
इसके बाद 70 जन संप्रेषण के प्रचार मॉडल का फोकस होता है। जन संप्रेषण, जन यानी कि भीड़, जनता। जनता को जब संप्रेषण कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसे हम जन संचार कहते हैं। इसलिए इसका आइडिएशन बी ऑप्शन सही है। आइडिएशन यानी कि बी ऑप्शन सही है। यह दोस्तों प्रथम पार्ट में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अगर आपने ये हमारे 2 वीडियो देख लिए तो आपको जब नींद आएगी तो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद आएंगे कि हमने आपको किस प्रकार बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो में कमेंट लिख दें, अब की बार GRF पार। और इसके बाद हम अगला इसका जो सेकंड पार्ट है जल्दी ही अपलोड करेंगे और आपको हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर के MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे जिन्हें आप देख सकते हो। धन्यवाद साथियों। आप सभी UCG नेट GRF एग्ज़ाम देने वाले सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों लॉ स्टूडेंट इसलिए क्योंकि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा UCG नेट का जो पेपर होगा सेकंड पेपर वह लॉ सब्जेक्ट से होगा, लेकिन यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट पेपर जो सभी स्टूडेंट का एक समान होता है, इसलिए यह वीडियो सभी लोगों को देखना चाहिए जो UCG नेट GRF एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि हम अपने वीडियो के माध्यम से कम एक यूनिट के 300-400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो आपका नेट या फिर GRF क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। अगर आपको कोई नोट्स या PDF या कोई अन्य हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, क्योंकि इस बार हमें भी नेट GRF का एग्ज़ाम देना है। इसलिए आने वाले समय में नेट GRF का पेपर है। इसका जो सेकंड पार्ट है कम्युनिकेशन यानी कि संचार, यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर आए हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। यह 71 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है? ए ऑप्शन है मध्यस्थता संप्रेषण, बी मध्यस्थता पारस्परिक संप्रेषण, सी मध्यस्थता जन संप्रेषण, डी कोई नहीं। इसका जो ए ऑप्शन है मध्यस्थता संप्रेषण सही होगा। दूसरा, इसके बाद यानी कि 72 नंबर का इंटरनेट पर बातचीत करना कम्युनिकेशन का कौन सा रूप है? यानी कि आप इंटरनेट पर बात कर रहे हो तो यह कम्युनिकेशन यानी कि संचार का कौन सा रूप होते हैं? यह संचार का एक रेखीय रूप होता है, लेकिन
यहाँ पर रेखीय शब्द नहीं है, इसलिए समांतर कम्युनिकेशन होगा। इसका सी ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद 73, पारस्परिक संप्रेषण केवल तब होता है जब ए ऑप्शन एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है। बी, एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हो। सी, केवल मित्र एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो। डी, कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन है, एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो। संप्रेषण क्या है? एक दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है? ए ऑप्शन, इनके महत्व को वास्तविकता से अधिक आंका जा सकता है। बी, यह जोड़ तोड़ का प्रयास करता है, इसलिए इसकी अवहेलना करनी चाहिए। सी, यह प्राय संदेश अर्थ के लिए अप्रासंगिक होते हैं। डी, एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। एक श्रोता के लिए इसे समझना आवश्यक है। 75, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण सहायता करता है। दोस्तों, व्यक्ति के आधार पर संप्रेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक तो अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी कि जो स्वयं से संचार होता है, और एक अंतर्वैयक्तिक संचार जिसमें एक से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और एक शाब्दिक संचार। शाब्दिक संचार भी 2 तरह के होते हैं, मौखिक संचार और अमौखिक संचार। और चौथा है मौखिक संचार। मौखिक संचार भी 2 प्रकार के होते हैं, वाचिक संचार और अवाचिक संचार। इसका पहला ऑप्शन है स्वयं के बारे में जानना। दोस्तों, हमने आपको बताया है अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है। अंतर्वैयक्तिक संचार है स्वयं के बारे में जानना, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगर आपको कम्युनिकेशन का नोट्स या कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर देना व्हाट्सएप नंबर पर। 76, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच कम्युनिकेशन को कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण होता है तो ऐसे संप्रेषण को हम अंतर्वैयक्तिक संचार यानी कि कम्युनिकेशन या फिर पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। पारस्परिक दोनों के मध्य संचार होता है जब, उसे हम पारस्परिक संचार कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। 77, पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता ए ऑप्शन महत्वपूर्ण होती है। बी, संप्रेषण में बाधा होती है। सी, अप्रभावी होती है। डी, कोई नहीं। ना तो बाधा होती है ना ही अप्रभावी होती है, लेकिन महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 78, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को
संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण जो स्वयं से किया जाता है। बी पारस्परिक संप्रेषण जिसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सी समूह संप्रेषण यानी कि एक ग्रुप में संप्रेषण किया जाता है। डी सामूहिक संप्रेषण में ही संप्रेषण मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, सामूहिक कम्युनिकेशन। 79 निम्नलिखित में से सामाजिक संप्रेषण पब्लिक कम्युनिकेशन संरचना के अंतर्गत होती है? ए जटिल संरचना, बी राजनीतिक संरचना, सी सुविधाजनक संरचना, डी औपचारिक संरचना। औपचारिक संरचना होती है, इसका डी ऑप्शन सही है। 80 गैर मौखिक कम्युनिकेशन में शामिल है। ए ऑप्शन भाषण, बी टेलीफोन पर बातचीत करना, सी गीत गाना, डी हाथ मिलाना। गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल है दोस्तों हाथ मिलाना। ये तो सब मौखिक संप्रेषण के प्रकार है तीनों, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा जो गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल है हाथ मिलाना। 81 निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? यानी कि ऐसा कौन सा संप्रेषण है जिसके नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? उसे हम छोटे समूह संप्रेषण कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। 82 मध्यस्थता संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है? आलोचना, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा इसका। 83 निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोग होता है? पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोग होता है। ए ऑप्शन समूह संप्रेषण, बी लक्षित दर्शकों के सामने संप्रेषण, सी डायरेक्ट संप्रेषण, डी पारस्परिक संप्रेषण। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 84 गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? यानी कि गैर मौखिक संदेश की व्याख्या किस रूप में निर्भर करती है? ए सांस्कृतिक संदर्भ पर, बी शारीरिक संदर्भ पर, सी शोर के स्तर पर, डी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलने पर। गैर मौखिक की यहाँ पर बात की गई है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, सांस्कृतिक संदर्भ। 85 निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका ए ऑप्शन है एक तरफा मौखिक। दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हुई है, एक तरफा मौखिक तो हो नहीं सकता, इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह दो तरफा होता है। बी ऑप्शन सही है, दो तरफा मौखिक, नाती सी ऑप्शन एक तरफा गैर मौखिक, डी
दो तरफा गैर मौखिक। यह मौखिक होता है ऑडियो के माध्यम से, इसलिए दो तरफा होता है। बी ऑप्शन सही होगा। 86 VCR पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन समय स्थानांतरण, बी सामग्री संदर्भ, सी यांत्रिक स्पष्टता, डी मीडिया तुल्यांकन। VCR की यहाँ पर बात की गई है, इसलिए समय स्थानांतरण ए ऑप्शन सही है। 87 एक कूट लेखन एनकोडेड संदेश की चार शर्तें प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं: कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान और सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। इसका ए ऑप्शन सही है। 88 संप्रेषण वित्तीय होता है जब, इसका ए ऑप्शन है कूटवाचक एक कूट लेखक हो जाता है, बी पिति पुष्टि नहीं हो पाती है, सी स्रोत विश्वसनीय हो, डी चैनल स्पष्ट हो। इसका ए ऑप्शन सही होगा। डिकोडर एक एनकोडर हो जाता है, यानी कि कूटवाचक एक कूट लेखक हो जाता है। 89 जन संप्रेषण में सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया जाता है? जन संप्रेषण सूचना कार्य में ए ऑप्शन प्रसार, बी प्रचार, सी निगरानी, डी परिवर्तन। निगरानी का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। 90 निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमाओं को प्रतिबिंबित करता है? ए यह परिवर्तनीय है, कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। बी हमारे लिए शारीरिक भाषा के बारे में जानकारी रखना ज़्यादा आसान नहीं है। सी यह वक्ताओं की भावना या तनाव या उत्तेजना आदि से प्रभावित नहीं है। डी इसके लिए मौके पर ही सोच की आवश्यकता नहीं है। ना तो सी है और ना ही डी है। इसका ए ऑप्शन सही है। यह अपरिवर्तनीय है, कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता है। ए ऑप्शन सही है। 91 निम्नलिखित में से मेटा संप्रेषण वक्ता के किस पहलू से संबंधित है? यानी कि मेटा संप्रेषण वक्ता के पहनावे का इच्छा अनुरूप चुनाव से संबंधित है। ए ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद 92 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन भौतिक संप्रेषण, सी शोर, बी ऑप्शन रिसन, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना है, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। इसके बाद 93
संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है चैनल यानी कि प्रतिपुष्टि, बी फीड फॉरवर्ड, सी चैनल, डी शोर। यानी कि आप बात कर रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति से मोबाइल पर, तो आपके यहाँ पर शोर यानी कि आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे बजने की, तो आपकी संचार में व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, शोर, नॉइस। 94, संप्रेषण प्रक्रिया में विभघटन को क्या कहा जाता है? विभघटन को दोस्तों शोर कहा जाता है, नॉइस कहा जाता है। यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, लेकिन इसकी लैंग्वेज के आधार पर भाषा को बदल दिया गया है, आपको समझना है। इसी प्रकार एग्जाम में लैंग्वेज के आधार पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 95, निम्नलिखित में से कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? ए ऑप्शन कक्षा में शोर, बी भ्रमित शिक्षक, सी कक्षा के बाहर अशांति का वातावरण, डी शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पर सबसे शक्तिशाली बाधा पूछी है, इसलिए अगर आपका शिक्षक ही भ्रमित है तो वह सबसे शक्तिशाली बाधा होगी, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगर कक्षा में शोर हो रहा है तो उन्हें शांत किया जा सकता है, उन बच्चों को। अगर टीचर ही आपका भ्रमित है तो यह बाधा कैसे समाप्त होगी बताइए। इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। 96, निम्नलिखित में से चर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द आया है। ए ऑप्शन है यह औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क की तुलना में अधिक तीव्र है, बी यह औपचारिक नेटवर्क की तुलना में कम शुद्धता से कार्य करता है, सी यह लगभग सभी संगठनों में पाया जाता है, डी यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 97, संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर सी रूप में किसे परिभाषित किया गया है? ए ऑप्शन है चैनल को, बी अर्थ संबंधी शोर, सी मनोवैज्ञानिक शोर, डी स्रोत शोर। स्तर सी में चैनल शोर को परिभाषित किया गया है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। 98, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध है? शोर का अभाव। ए ऑप्शन सही होगा। अगर अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो शोर का अभाव है, नॉइस आ रही है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। यह तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। इसके पहले हमने इस क्वेश्चन को आपको बता दिया है। केवल लैंग्वेज के आधार पर बदल बदल के पूछा जा रहा है, क्योंकि अब प्रतिदिन प्रत्येक 6 महीने में नेट, यूसीजी, जीआरएफ का स्तर लैंग्वेज के आधार पर कठिन होता जा रहा है। पेपर सिंपल आता है,
अगर आपने लैंग्वेज पर पकड़ बना ली तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। 99 सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को कहा जाता है। अनौपचारिक शब्द आया है दोस्तों यहाँ पर, इसे हम, ए ऑप्शन है गपशप, बी ग्रेपेवाइन, सी प्रत्यक्ष संप्रेषण, डी क्षैतिज संप्रेषण। अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को हम ग्रेपेवाइन कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 100 निम्नलिखित में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण मान सकते हैं? इसका ए ऑप्शन है क्रियात्मक और शारीरिक शोर। भूख लगना, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 101 नंबर का पूछा गया, जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाता है? यानी कि जो वक्ता है जटिल शब्दों का उपयोग करता है तो उसे उदाहरण माना जाता है। ए ऑप्शन शरीर क्रियात्मक शोर का, बी मनोवैज्ञानिक शोर का, सी अर्थ संबंधी शोर, डी शारीरिक अर्थ संबंधी नॉइज का उदाहरण माना जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। 102 संप्रेषण प्रक्रिया में शोर संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। बी ऑप्शन सही है। 103 लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रहण पर आधारित होती है। उसे कहा जाता है पूर्व गुण, यानी कि पूर्व प्रथा, प्रथा यानी कि रूढ़ी। इसलिए सी ऑप्शन सही है, रूढ़ प्रारूप पर आधारित होती है। सी ऑप्शन सही होगा। 104 अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ए ऑप्शन पुष्टिकरण, बी सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सी दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना, डी नियंत्रण। इसका सी ऑप्शन सही होगा, दूसरे की भावनाओं और विचारों का पता लगाना। अनुभूति के आधार पर हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और विचारों का पता लगा सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 105 निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है? ए बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्यांकन, बी नकारात्मकता, सी पक्षपात पूर्ण धारणा, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। यह तीनों हैं क्योंकि 106 निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में श्रेष्ठता प्रभाव की मुख्य धारणा को दर्शाता है? ए ऑप्शन है सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 107 निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक
यानी कि बाधा है। श्रोताओं का दृष्टिकोण, बी श्रोताओं का ज्ञान, सी श्रोताओं की शिक्षा, श्रोताओं की आय। इसका ए ऑप्शन सही है, श्रोताओं का दृष्टिकोण। इसके बाद अगला पूछा गया 108, निम्न में से जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है? ए ऑप्शन डिजिटल माध्यम से, बी लोक माध्यम से, सी व्यक्तिपरक माध्यम से, डी यथार्थ समय माध्यम। यहाँ पर दोस्तों जन संप्रेषण यानी कि एक बहुत बड़े जनता के समूह को संप्रेषित करना चैनल के माध्यम से किया जाता है, ऐसा संप्रेषण। इसलिए ए ऑप्शन सही है, डिजिटल माध्यम। 109, संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना कहलाता है। इसे हम प्रोक्सेमिक्स कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। 110, यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वह उपयोग करता है। मानकर चलिए कोई छात्र है, कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है, यानी कि टीचर से कहता है मुझे आपसे बात करनी है, कुछ प्रश्नों के सवाल पूछने हैं, तो यह प्रतीक है हाथ उठाना, ना कि संशोधक और ना ही नियामक और ना ही प्रदर्शन। एक प्रतीक दिया है उसने, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 111, कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है? कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को टीचर द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 112, पुस्तकें संप्रेषण का मुख्य स्रोत होती हैं, यानी कि जो बुक है कम्युनिकेशन का प्रमुख स्रोत होती है। ए ऑप्शन सामग्री का सारांश प्रदान करवाकर, बी उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर, सी हिंदी माध्यम द्वारा, डी सामग्री को अच्छे प्रिंट के माध्यम से प्रस्तुत करवाकर। इसका बी ऑप्शन सही होगा, उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर। 113, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, बी एक अच्छे संदेशवाहक को हास्य वृत्ति की अच्छी समझ होती है, सी एक अच्छा संदेशवाहक अच्छा पाठक होता है, डी एक अच्छे संदेशवाहक भाषा पर नियंत्रण होता है। लेकिन यहाँ पर सत्य नहीं है, यह तीनों तो सत्य है, लेकिन एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है जिसका संदेश अच्छा है वह शिक्षक हो, इसलिए ये ऑप्शन सही है। 114, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सही नहीं हो सकता? ग्रामीणों के मध्य
साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं हो सकता। यहाँ पर नहीं शब्द आया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, बड़ी समूह चर्चा। 115 निम्नलिखित में से कौन से पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक है? ए स्वर, बी स्वर मान, 3 स्वर की गुणवत्ता, चौथा बोलने की गति। यह चारों है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 116 एक शिक्षक प्रभावी संदेशवाहक बन सकता है यदि, यानी कि शिक्षक एक अच्छा सेंडर संदेश भेजने वाला बन सकता है यदि, ए ऑप्शन, और शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके कोई शिक्षक कैसे अच्छा संदेशवाहक बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि क्लासरूम में ही शिक्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है बच्चों को समझाने के लिए। बी वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है। सी वह शिक्षण के बीच में सवाल पूछता है। डी वह विषय पर सवालों के सही जवाब पाने में छात्रों की सहायता करता है। इसका जो बी ऑप्शन है, वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है। अगर वह छात्रों की सहायता कर रहा है शिक्षक, तो वह एक प्रभावी संदेशवाहक समझा जा सकता है और बन भी सकता है। 117 कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का क्या कारण है? ए ऑप्शन, छात्रों का कक्षा में ध्यान न होना। बी शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ हो। सी छात्रों की पढ़ाए जाने वाले विषय में कोई दिलचस्पी न हो। डी कक्षा के आसपास या कक्षा में बहुत ज़्यादा शोर हो। शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ हो तो संप्रेषण विफल हो जाता है। बी ऑप्शन सही है। 118 निम्नलिखित में से किसके द्वारा संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है? बी ऑप्शन सही होगा। बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करके संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है। 119 छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है? इसका ए ऑप्शन सही है, संदेश। 120 निम्नलिखित में से कौन सा विवरण कक्षा में प्रभावी संप्रेषण पर बाधा नहीं डालता है? ए ऑप्शन विस्तृत विवरण। बी अस्पष्ट। सी विधि पूर्वक विवरण। डी ऐसा विवरण जो कि श्रोताओं को अपने निष्कर्ष निकालने में सहायता होता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, एक विधि पूर्वक विवरण। इसके बाद 121 संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है? इसका डी ऑप्शन है, ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना, अतिशयोक्ति। क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आया है, डी ऑप्शन होगा इसका। 122 जनरल
की भांति जो प्रविष्टियां व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं, इनको इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है, जिन पर कभी कभी कुछ लोग ऑनलाइन चर्चा करते हैं। ये सब बातें निम्न में से किसके संदर्भ में की जाती हैं? इसका ए ऑप्शन है वेबलॉग, बी सरल पोस्टिंग, सी ई जनरल्स, डी कोई नहीं। इसे हम वेबलॉग कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। 123 मेहरबिया के अनुसार संप्रेषण में शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का क्रमशः कितना कितना प्रतिशत योगदान होता है? 7%, 38% और 55% लहजा होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 124 पैराफ्रेजिंग एक कौशल है और यह किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है? इसका ए ऑप्शन है श्रवण, बी शोर, सी वादन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही होगा, श्रवण। 125 सजीव टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है, इस रूप में जानी जाती है? ए संप्रेषण माध्यम, बी संकेत, सी असमायोजित माध्यम, डी समायोजित माध्यम। इसका बी ऑप्शन सही है, संकेत माध्यम आवश्यक होता है। इसके बाद 126 निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसाव संकेत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है रिसाव संकेत की यहाँ पर बात की गई है, चेहरे का भाव जिसको पढ़ने में लोग अक्सर चूक जाते हैं। बी चेहरे के भाव की विशेष शैलियों में से एक। सी यह एक अनापेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 127 व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है, सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए? ए ऑप्शन व्याख्यात्मक, बी संज्ञानात्मक, सी वाक्यात्मक, डी व्यवहारिक। उन्नत भावना व्यक्ति के व्यवहारिक पर यानी कि व्यवहार पर निर्भर करती है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 128 संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश सेंडर का बहुत अच्छा व्याकरण होता है। यह सहक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? ए व्याख्यात्मक, बी अर्थ संबंधी, सी वाक्यात्मक, डी व्यवहारिक। इसका सी ऑप्शन सही होगा, वाक्यात्मक संप्रेषण होता है, यानी कि जो वाक्यों के माध्यम से किया जाता है संप्रेषण, यानी कि बोलने से, उसे हम अच्छा वातावरण संप्रेषण कहते हैं। इसके बाद 129 ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस लर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। ए ऑप्शन है इसका एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट,
बी, सी वेब संवेदन, डी वाईफाई या हॉटस्पॉट। ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अधिगम का प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम वाईफाई कहते हैं। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 130 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पैराफ्रेजिंग के संदर्भ में सही है? ए ऑप्शन, यह अभी अभी सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहने या लिखने। बी, इससे वक्ता को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संप्रेषण प्रभावी रहा। इसका पहला ऑप्शन ए केवल सही है। यह दोनों सही है दोस्तों। बी केवल बी, सी ए और बी, डी ना तो ए ना ही बी, यह दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 131 अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण है, यानी कि अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण होता है समाचार पत्र। इसका डी ऑप्शन सही है। 132 संप्रेषण में गुणर्थक शब्द कौन से है? सांस्कृतिक, डी ऑप्शन सही होगा इसका। 133 संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? यानी कि संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? ए ऑप्शन है इसका अंत स्थापित ग्रंथ, आंतरिक ग्रंथ, सी अंतः ग्रंथ, डी उपग्रंथ। इसका डी ऑप्शन सही है, उपग्रंथ के नाम से जाना जाता है। 134 अनुरूप जन संप्रेषण में कहानियाँ। ए ऑप्शन एस्थेटिक होती हैं, बी गत्यात्मक होती है, सी अन्योन क्रियात्मक होती है, डी अन्वेषणात्मक होती है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, एस्थेटिक होती हैं। 135 अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है। ए को पढ़ते हैं पहले। समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदनों में संपादकीय लेख लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पहला ऑप्शन सत्य है। ए ऑप्शन सत्य है, बिल्कुल बढ़ रही है। समाचार पत्रों के बीच संपादकीय लेख लिखने की और समाचार में सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका तर्क है आर, सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है। तर्क का संबंध ए से है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समाचार पत्र की बात हुई है, यहाँ पर समाचार पत्र की बात नहीं हुई है, इसलिए आर बिल्कुल गलत है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। सी ऑप्शन में है, ए सत्य परंतु आर असत्य। सी ऑप्शन होगा इसका। इस प्रकार आपको पेपर में देखना है और समझना है कि तर्क का संबंध अभिकथन से है कि नहीं। अगर नहीं है तो वह तर्क गलत है। इस प्रकार के ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 136 किसी विशेष मत के समर्थन में
तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना संदर्भित है। ए चेरी पिकिंग, बी टाइम क्रॉप्ट, सी प्रोपेगेंडा, डी चयनित प्रचार। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 137 अखबार के संचार में फीडबैक कौन सा है? यानी कि अखबार के संचार में फीडबैक, संपादक को पत्र मिल जाता है, उसके बाद वह अपना फीडबैक देता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 38 निम्नलिखित में से कौन सा बर्ले संचार का रैखिक मॉडल है? SMCR। यह हमने आपको इसके पहले भी बता दिया है, अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट देखा है तो, क्योंकि 6 मॉडल है, उन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा। SMCR यह बर्ले मॉडल है। 139 यदि यह माना जाता है कि संचार कोई शुरुआत या अंत नहीं है तो इसे कहा जाता है, इसे हम कह सकते हैं प्रक्रिया। बी ऑप्शन सही है। ना तो शुरू है संचार का, ना अंत है, ऐसी प्रक्रिया ही हो सकती है जो सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चली जाएगी, प्रक्रिया है। 140 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मास मीडिया के लिए प्रमुख चिंता का विषय नहीं है? मास मीडिया के लिए चिंता का विषय नहीं है समाज का एकीकरण, इसका डी ऑप्शन होगा। 141 जनसंचार के सूचना समारोह के रूप में वर्णित है। ए ऑप्शन प्रसार, बी प्रचार, सी निगरानी, डी परिवर्तन। इसका सी ऑप्शन सही होगा, निगरानी। 142 इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का आज्ञा पत्र नहीं है? ए ऑप्शन भाषा में स्पष्टता, बी गलत सुनना, सी घरेलू संचार कौशल, डी पर्याप्त माध्यम। आज्ञा पत्र नहीं है, गलत सुनना। 143 निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति से उत्पन्न समस्या को दर्शाती है? अभिव्यक्ति से उत्पन्न समस्या अर्थ संबंधी समस्या ही दर्शा सकती हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 144 निम्नलिखित में से किसको संचार का पहला शत्रु कहा जाता है? संचार का पहला शत्रु नॉइस को कहा जाता है, यानी कि शोर। इसका ए ऑप्शन सही होगा, शोर। 145 इनमें से किस समस्या में सूचनाओं की पिछुड़ता में वास्तविक संदेश खो गया है? ए ऑप्शन धारणा का चयन, बी ओवर कम्युनिकेशन, सी अंडर कम्युनिकेशन, डी निष्पंदन। इसका बी ऑप्शन सही होगा, ओवर कम्युनिकेशन। इस प्रकार जो चौथी यूनिट है फर्स्ट पेपर की, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, इतने 145 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसमें। अगर आपने इन्हें तैयार कर लिया तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके पहले हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, एक पार्ट और हम इसका बिल्कुल फुल लेक्चर वीडियो अपलोड करेंगे, आपको वह भी देखना है। और अगर आपको
कोई भी नोट्स किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। अगर आपको वीडियो लगे हेल्पफुल है आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि को लेकर, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी राय बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।